हिंदी स्नातक प्रतिष्ठा सेमेस्टर 5 के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर LBSM कॉलेज कोल्हान विश्वविद्यालय, आज कोर 12 से संबंधित इकाई 3 के विषय जनसंचार के माध्यम पर पहला व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में मैं मुद्रित माध्यम के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, जनसंचार दो शब्दों के योग से बना है, जन और संचार। जनसंचार शब्द अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है। जॉर्ज ए मिलर का मानना है कि जनसंचार का तात्पर्य सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन सूचनाओं का संचार यदि एक, दो या सीमित लोगों तक ही हो तो उसे जनसंचार का वास्तविक रूप नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध आयाम पुस्तक में यह लिखा है कि जब किसी भाव, विचार या जानकारी को सामूहिक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाता है तो संचरण की यह प्रक्रिया जनसंचार कही जाती है। डॉक्टर अनिल पुरोहित के शब्दों में, जब हम विचारों, अभिव्यक्तियों, अनुभवों या सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं तो वह जनसंचार कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब संचार की प्रक्रिया एक विशाल जनसमूह के बीच चलती है तभी उसे जनसंचार कहा जाता है। वैसे तो प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों के ध्वनि संकेतों, कथावाचन, लोक संगीत, लोक नाटक, कठपुतली नाच, यात्रा, स्वांग, नौटंकी, तमाशा, लोक कलाओं आदि के माध्यम से सूचनाओं और भावनाओं का संचार किसी खास जगह एकत्र लोगों या किसी खास क्षेत्र के निवासियों के बीच किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव आधुनिक जनसंचार माध्यमों जैसा व्यापक नहीं था। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं उनकी चर्चा से पहले कुछ बातें हमें और समझ लेना चाहिए कि संचार के पुराने माध्यमों और जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में बुनियादी फर्क यह है कि आधुनिक जनसंचार एक संगठित प्रक्रिया है। जैसे मुद्रित माध्यम है तो उसकी छपाई, साजोसज्जा, संपादन, संवाददाता, छायाकार से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में कई लोगों का योगदान होता है। वह एक पूरा तंत्र होता है। ऐसी ही स्थिति रेडियो, टीवी आदि जनसंचार के माध्यमों के साथ भी है। जनसंचार चूँकि जन के लिए होता है, इसलिए जो भी सूचना या संदेश होता है उसे प्राप्तकर्ता जनसमूह की आवश्यकताओं और उसकी मनोवृत्तियों को ध्यान में रखना होता है। जनसंचार का उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तो होता ही है, उसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैचारिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जनसंचार माध्यम के रूप में हमें मुद्रित, श्रव्य और दृश्य माध्यमों के बारे में अध्ययन करना है। हम एक एक करके इन माध्यमों के बारे में बातें करेंगे। पहला है मुद्रित माध्यम। दोस्तों, मुद्रित माध्यम उस माध्यम को कहा जाता है जो मुद्रित अर्थात छपा हुआ हो। जब तक लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी, अक्षरों की लिपियां नहीं बनी थी, तब तक एक मनुष्य उच्चरित शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं या सूचनाओं को किसी दूसरे मनुष्य या कई मनुष्यों तक पहुंचाता था। मनुष्य के आदिम काल को देखिए तो पूरी प्रक्रिया उल्टी दिखाई पड़ेगी। वहाँ पहल मनुष्य ने कुछ ध्वनि संकेतों और शारीरिक मुद्राओं का सहारा लेना आरंभ किया, अर्थात दृश्य और श्रव्य माध्यम का इस्तेमाल पहले किया। फिर भाषा विकसित हुई। उसके बाद आदि मानवों ने चित्रों के जरिए अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करना शुरू किया। ऐसे चित्र वह जानवरों के खून, खनिज और वनस्पति के रंगों से रचता था। हमारे देश में भीमबेटका के गुफा चित्र इसके उदाहरण हैं। छापा कला के आदि रूप भी उसी दौरान विकसित हुए होंगे। दुनिया की कुछ गुफाओं में छापे के आदिम रूप मिले हैं, जो हाथों के छापों और मुंह या किसी हड्डी की नली से रंगों को फूंक कर दीवारों पर रंग बिखेरने से बने होंगे। इसी प्रक्रिया में मनुष्यों ने लिपियों का विकास किया। मनुष्य ने भोजपत्रों और पत्थर पट्टिकाओं आदि पर लिखना शुरू किया, अर्थात लिखित माध्यम बाद में आए। उसके बाद लिपियों की छपाई शुरू हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी शुरुआत बौद्धों ने की। चीन और जापान दोनों का यह मानना है कि मुद्रण कला का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन अधिकतर विद्वानों की राय यह है कि चीन में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करने की शुरुआत सबसे पहले हुई। उसमें लकड़ी के समतल धरातल पर आकृति बनाकर उसके आसपास के स्थान को खोद कर हटा दिया जाता था और उभरे हुए भाग से मुद्रण किया जाता था। चीन में ही 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार हुआ।
जो शब्दों की लिपि के मुद्रण के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सन 770 तक लकड़ी के ठप्पों यानी ब्लॉक्स के जरिए चीन में लिपि और चित्र की छपाई की कला विकसित हो चुकी थी। दक्षिणी चीन के तुनहुआंग के सहस्त्र बौद्ध गुफाओं से मिले हीरक सूत्र के बारे में यह माना जाता है कि वह सबसे प्राचीन पांडुलिपि है जो भारत से ही गई थी, जिसका अनुवाद किया गया था, जिसे चीन में 868 ईस्वी में मुद्रित किया गया था। जो विद्वान जापान को मुद्रित माध्यम के विकास का श्रेय देते हैं, उनका मानना है कि चेचक की महामारी के समय एक खास मंत्र की अधिक से अधिक प्रतियां तैयार करने के उद्देश्य से सन 770 में वहां अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर मुद्रण का आरंभ हुआ। उसमें लकड़ी, कागज और स्याही का उपयोग किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चीन में ही कागज का पहले आविष्कार हुआ था और चीन ने 807 ईस्वी से कागज की मुद्रा यानी रुपये की छपाई भी शुरू कर दी थी। इसलिए ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि शब्दों की छपाई अर्थात मुद्रण की कला 9वीं सदी में चीन से आरंभ हुई। 1041 में वहीं चीनी मिट्टी के अक्षरों का आविष्कार हुआ। वहीं से छपाई की कला यूरोप पहुंची। 1423 ईस्वी में मुद्रित एक धार्मिक पुस्तक के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि यूरोप में पहले धार्मिक छवियों और कुछ पंक्तियों की छपाई शुरू हुई। इस तरह की पुस्तकों में बिबिलिया पाउपरम अर्थात दरिद्रों की बाइबिल को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। धीरे धीरे यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की तकनीक और परिष्कृत हुई। धातु के अक्षरों से छपाई लगभग 1230 के आसपास कोरिया में हुई। वहीं 1403 में पीतल के गतिशील अक्षरों का विकास हुआ। लेकिन धातु के गतिशील अक्षरों की प्रथम पुस्तक जर्मनी के जोहन गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित बाइबिल को माना जाता है। 1440 में जोहन गुटेनबर्ग ने धातु के गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया और सन 1450 से 1455 के बीच 42 पंक्तियों की बाइबिल का मुद्रण किया। कागज बनाने की कला भी चीन से यूरोप पहुंची। इटली में सन 1276 ईस्वी में कागज निर्माण के लिए पहले कारखाना की स्थापना हुई। उसके बाद 1338 में फ्रांस में, 1390 में जर्मनी में और 1495 में इंग्लैंड में पहली पेपर मिल खोली गई। सन 1460 ईस्वी में जर्मनी के अल्बर्ट फिशर ने गुटेनबर्ग के टाइप और लकड़ी के ब्लॉक से चित्रों को मुद्रित कर सचित्र पुस्तक द फॉर्मर फ्रॉम बोहमेन को मुद्रित किया। इस बीच जर्मनी का न्यूरेमबर्ग पुस्तकों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र बन गया। जर्मनी से ही मुद्रण की तकनीक इटली, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड पहुंची। जर्मनी के कोलोन शहर में इंग्लैंड के नागरिक विलियम कैक्सटोन ने भाषा अनुवादक का कार्य करते हुए मुद्रण की कला सीखी और इंग्लैंड लौटकर पहले प्रेस की स्थापना की। 1605 में यूरोप के शहर स्ट्रासबुर्ग से योहन कारोलूस नामक एक कारोबारी ने रिलेशन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, जिसे विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। 1615 में जर्मनी से फ्रैंकफर्ट जनरल, 1622 में लंदन से न्यूज़वीक, 1631 में फ्रांस से गजट द फ्रांस, 1645 में स्वीडन से पोस्ट ओच इनरिक्स टिंडिंगार, 1667 में बेल्जियम से गजट वैनगट, 1666 में इंग्लैंड से लंदन गजट, 1702 में लंदन से डेली करेंट उस दौर के प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र थे। 11 मार्च 1702 को लंदन से इसको बता चुका हूँ कि डेली करेंट का प्रकाशन हुआ। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक डेनियल डिफो ने कुछ साथियों के साथ मिलकर 1719 में डेली पोस्ट नामक एक दैनिक निकाला। मॉर्निंग क्रॉनिकल, डेली यूनिवर्सल रजिस्टर, जिसका 1788 में नाम बदलकर टाइम्स कर दिया गया, ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। मुद्रित माध्यमों के रूप में समाचार पत्रों के विकास और विस्तार में यातायात के साधनों में हुए विकास ने भी अपनी भूमिका निभाई। छपाई की मशीनें दूसरे देशों में पहुंची ही समुद्री पोतों के माध्यम से समाचार पत्र भी एक देश से दूसरे देश जाने लगे। न्यूज़ वीक की प्रतियां 1622 से ही इसी तरह लंदन से अमेरिका भेजी जाने लगी थी। अमेरिका में 1690 में 4 पृष्ठों का अखबार पब्लिक ऑफ रेसेज निकला। 1704 में अमेरिका के बोस्टन शहर से न्यूज लेटर और 1719 से वीकली मरकरी का प्रकाशन शुरू हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में वहाँ समाचार पत्रों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। 1775 के अमेरिका में
उस समय 37 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनमें 23 स्वतंत्रता समर्थकों के पक्षधर थे। 19वीं-20वीं सदी में दुनिया में साम्राज्यवाद के विरुद्ध हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों में मुद्रित माध्यम के रूप में समाचार पत्रों ने युगांतकारी भूमिका निभाई। दरअसल 17वीं शताब्दी में ही मुद्रण की तकनीक, स्याही और अक्षरों के टाइप में धीरे धीरे कई तरह के विकास हुए, लेकिन 1790 से 1840 जो कि औद्योगिक क्रांति का समय है, उसके कारण मुद्रण तकनीक में तीव्र गति से विकास हुआ। औद्योगिकरण के कारण लोगों के जीवन की परिस्थितियों में बदलाव आया, सूचनाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता बढ़ी। मुद्रित माध्यमों ने इस आवश्यकता को पूरा किया। मुद्रण से संबंधित मशीनों की संख्या बढ़ी। हस्तचालित मशीनों की जगह भाप द्वारा संचालित मशीनों का विकास हुआ। जेम्स वाट के भाप इंजन का आविष्कार 1780 में हो चुका था। कोइंग ने भाप से चलने वाली मशीन से समाचार पत्र दी टाइम्स का प्रकाशन किया। 19वीं सदी में टाइपोग्राफी के मशीनीकरण का प्रयोग प्रारंभ हुआ और सन 1825 में पहले टाइप कंपोजिंग के मशीन का पेटेंट कराया गया। लगभग 400-500 सालों तक हाथ से मुद्रण करने के बाद 19वीं सदी के अंतिम दशकों में टाइप सेटिंग की तकनीक और मुद्रण की तकनीक में तेजी से बदलाव हुआ। मुद्रित माध्यम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों को हम देख सकते हैं। 1800 ईस्वी में आयरन प्रिंटिंग प्रेस, 1859 में रोटरी प्रिंटिंग प्रेस, 1841 में टाइप कंपोजिंग मशीन और 1844 में इलेक्ट्रोटाइप आदि के आविष्कार हुए। 1846 में रिचर्ड हो ने सिलेंडर प्रेस का आविष्कार किया, जो प्रति घंटे 8000 चादरें मुद्रित कर सकता था। 1865 में वेब ऑफसेट प्रेस का आविष्कार हुआ, जो एक ही समय कागज के दोनों किनारों की छपाई कर सकता था। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते प्रिंटिंग प्रेस प्रति घंटे 4 पृष्ठों की 90,000 प्रतियां छापने और उसे फोल्ड करने में सक्षम हो गए। 20वीं सदी में मुद्रित माध्यमों की तकनीक और अधिक उन्नत हुई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक पूरी दुनिया में मुद्रित माध्यम ही जनसंचार का प्रमुख माध्यम रहा। समाचार पत्रों के साथ साथ पुस्तकें, पत्रिकाएं यानी मैगजीन, पर्चे और पोस्टर भी जनसंचार के मुद्रित माध्यम ही माने जाते हैं। हालांकि कई विद्वान पुस्तकों को जनसंचार का पूर्ण माध्यम नहीं मानते। कारण यह कि समाचार पत्रों के पाठकों की तुलना में इनके पाठक कम होते हैं, लेकिन विचार और सूचनाएं इनके माध्यम से भी दूर दूर तक पहुंचती हैं और इनका लंबे समय तक महत्व बना रहता है। इस कारण जनसंचार में इनकी भी अहम भूमिका होती है। मुद्रण कला के विकास के क्रम में पहले पुस्तकें ही छपनी शुरू हुई, समाचार पत्र तो बाद में आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुस्तकें जानकारियों का भंडार होती हैं। यह माना जाता है कि 16वीं सदी के आरंभ के समय यूरोप में लगभग 30,000 पुस्तकें छप चुकी थीं, जिनमें ज़्यादातर धार्मिक और दार्शनिक प्रकृति की थीं। अमेरिका में छपाई की पहली मशीन 1638 में लगी। दुनिया में उस समय साक्षरता की दर बहुत कम थी। स्वयं अमेरिका में 1800 के आसपास लगभग 10% लोग ही पढ़ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जनतांत्रिक व्यवस्था के विकास के साथ हर देश में स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं। ज्ञान की मौखिक परंपरा के बजाय उसका लिखित रूप पर चलन में आने लगा। इसके कारण भी मुद्रित माध्यम के रूप में पुस्तकों के प्रकाशन में गति आई। भारत के संदर्भ में इसे खास तौर पर समझा जा सकता है। नई शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों की पुस्तकें तो मुद्रित की ही गईं, पुरानी हस्तलिखित धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक पुस्तकों की छपाई भी की गई और बड़े पैमाने पर उनके अनुवाद भी करवाए गए। हम हिंदी साहित्य समेत तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास में इसके संदर्भ देख सकते हैं। आम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन का सिलसिला भी निरंतर बढ़ता गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत साहित्य के साथ साथ विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि से संबंधित पुस्तकों के अनुवाद किए। जाहिर है यह पढ़ी लिखी जनता की भी मांग थी। उस समय जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, उनमें भी ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबंधित सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका को अंग्रेजी में मैगजीन कहा जाता है। इसका प्रकाशन एक निश्चित समय अंतराल से होता है। यह साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक होती हैं। इनमें एक साथ राजनीति, समाज, अर्थनीति, खेलकूद, सिनेमा, व्यापार, विज्ञान आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सामग्री हो सकती है या किसी खास क्षेत्र पर भी ये केंद्रित हो सकती हैं। विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं, जैसे बच्चों, युवाओं और स्त्रियों के लिए।
शोध से संबंधित पत्रिकाएं भी होती हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन भी यूरोप से ही आरंभ हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड से क्रमशः 17वीं सदी के अंत में जर्नल डेस एस्कैरेंस और 18वीं सदी में दी टैटलर और दी स्पेक्टेटर नामक पत्रिकाएं छपी। अमेरिका में जनरल मैगजीन और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल का प्रकाशन 1741 में हुआ। जहाँ तक छपने के सवाल है तो पर्चे पोस्टर भी प्रायः उसी प्रेस में छपते थे जहाँ से समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपती थीं। पर्चे और पोस्टर सरकार की नीतियों, योजनाओं और विभिन्न तरह के व्यावसायिक उत्पादों के प्रचार के माध्यम तो बने ही, वे जनता के विद्रोहों और आंदोलनों का सहारा भी बने। इतिहास में आज हम ऐसे कई ऐतिहासिक पर्चों और पोस्टरों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्हें मुद्रित माध्यमों से छापकर आंदोलनकारियों ने जनता के बीच पहुंचाया था। आरंभिक दौर में पत्रिका और समाचार पत्र के बीच बहुत अंतर नहीं था। भारत में प्रकाशित पहला अखबार द बंगाल गजेट को माना जाता है, जो 1780 में प्रकाशित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिखने के कारण इसके मालिक और संपादक जेम्स ऑगस्टस हिकी को 1 साल की कैद और 200 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई। वह अखबार बंद हो गया। 18वीं शताब्दी में प्रकाशित होने वाले अन्य अखबारों में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड एवं मद्रास गजट आदि थे। भारतीय भाषाओं में पहली मासिक पत्रिका मार्समैन द्वारा 1818 में बांग्ला भाषा में दिग्दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। कोलकाता से ही 30 मई 1826 को हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड युगल किशोर शुक्ल जी ने निकाला। कोलकाता से ही हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन 1854 में प्रकाशित हुआ। भारतीय नवजागरण के शिखर पुरुष राजा राम मोहन राय ने भाषाई पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया। उनके संपादन में 10 मई 1829 को बंगदूत निकला, जो हिंदी, बांग्ला और फारसी में छपता था। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद, कॉमेडी और मिरातुल अखबार का भी संपादन किया। 1845 में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के संपादन में बनारस अखबार और 1852 में आगरा से मुंशी सदासुख लाल ने बुद्धि प्रकाश अखबार निकाला। ये वही सदासुख लाल हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। अजमुल्ला खां ने दिल्ली से 8 फरवरी 1857 को उर्दू में पैगाम आज़ादी अखबार निकाला, जिसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला अखबार माना जाता है, जिसमें कौमी तराना हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा छपा था और जिसके पाठकों तक पर अंग्रेजों ने बड़े जुल्म ढाए। भारतेंदु और उनके समकालीन साहित्यकारों ने हिंदी भाषा और समाज एवं साहित्य के विकास के लिए जनसंचार के इस मुद्रित माध्यम का उपयोग किया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला। कोलकाता से भारत मित्र का प्रकाशन शुरू हुआ। इस बीच 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1870 में स्टेट्समैन समेत मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद, इंग्लिशमैन जैसे अखबार भी प्रकाशित हुए, जिनके मालिक अंग्रेज थे। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा दर्पण और पंजाबी में केसरी प्रकाशित किया। सन 1900 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष हिंदी में चिंतामणि घोष ने सरस्वती का प्रकाशन शुरू किया। 1903 में जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बनाए गए। आज़ादी के आंदोलन के इस दौर में महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया और हरिजन, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप, माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर के साथ अभ्युदय, स्वराज, विश्वामित्र आदि कई पत्र पत्रिकाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चांद पत्रिका के फांसी अंक का जिक्र यहाँ किया जा सकता है। और भी अनेक पत्रिकाएं हैं। 19वीं और 20वीं सदी में अखबारों की भूमिका के संदर्भ में शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर एकदम सटीक लगता है। शेर है, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जनसंचार के मुद्रित माध्यम, विशेषकर समाचार पत्रों की जन चेतना के विकास और सामाजिक राजनीतिक बदलाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब जनसंचार के दूसरे माध्यमों का आविष्कार हुआ, तब निश्चित तौर पर मुद्रित माध्यमों को उनसे संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों के आविष्कार और उनके विकास के बावजूद मुद्रित माध्यमों का महत्व अभी भी बना हुआ है। साक्षरता दर के बढ़ने से भी इनका दायरा बढ़ा है। मुद्रित माध्यम की विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होता है। चिंतन और विचार विश्लेषण के लिए यह माध्यम सुविधाजनक है। आज भी पुस्तकें छप रही हैं। सैकड़ों अखबार और उनके कई कई संस्करण देश दुनिया की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। इस माध्यम की सीमा यह है कि यह निरक्षरों के काम लायक नहीं है और इस माध्यम के जरिए घटनाओं के प्रकाशन में अन्य माध्यमों की तुलना में देरी होती है। इस माध्यम में सूचनाओं या विचारों का जो
प्राप्तकर्ता या पाठक होता है उसकी प्रतिक्रिया भी प्रेषक को तुरंत और व्यापक रूप से नहीं मिल पाती, क्योंकि लाखों पाठकों में से कुछ की ही राय प्रकाशक, संपादक, संवाददाता या लेखक तक पहुंच पाती है, वह भी देर से। लेकिन जन चेतना और जन शिक्षण की दृष्टि से के विकास की दृष्टि से अब भी यह शक्तिशाली माध्यम है। अगले व्याख्यान में हम जन संचार के श्रव्य माध्यम पर विचार करेंगे।